एक छोटा सा क्यूरी का रिमेनिंग टॉपिक है पाइपलाइनिंग के अंदर। मैंने लास्ट क्लास में ये कहा था कि मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा। वो क्वेश्चन भी मेरे जहन में बिल्कुल मौजूद है। दूसरा, उस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ, विच इज अगेन अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दे आर बेसिकली नोन एज रिस्क वर्सेस सिस्क कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। सबसे पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या है। एक कहलाता है, नहीं, नथिंग टू डू विद पाइपलाइनिंग। जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग है ना, इसी तरह से रिस्क वर्सेस सिस्क ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स है, प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स। हमारे सिलेबस में नीचे वाला वर्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा हूं। देखो, जब कभी आप प्रोसेसर को जब साइंसदान बनाते हैं या इंजीनियर्स डेवलप करते हैं ना, तो उनके जहन में दो चीजें होती हैं। या तो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो, देखो हम कंप्यूटर कहते हैं ना, तो कंप्यूटर का मतलब जो कंप्यूटर डेवलपर्स हैं उनके जहन में होता है माइक्रो प्रोसेसर। देखो, मेन मेमोरी तो मेन मेमोरी है, माइक्रो प्रोसेसर तरह तरह के होते हैं। बना दिया मेन मेमोरी होगी, हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसका काम है डेटा को स्टोर करना बस। स्पीड बढ़ा दोगे ना थोड़ी, M2 आ गई, EVM आ गई, वगैरह वगैरह। तो प्रोसेसर्स के आर्किटेक्चर के अंदर आप सारे एनहांसमेंट करते हो, उसके अंदर वेरिएशंस हैं। तो रिस्क और सिस्क ये कॉमन दो डिफरेंट तरह के कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। वाइडली दे आर डिस्टिंग्विश्ड। एक कहलाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। सो रिस्क बेसिकली reduced instruction set कंप्यूटर है। अभी हम AS में डिस्कस कर रहे थे असेंबली लैंग्वेज को। जब भी कभी माइक्रो प्रोसेसर बनता है, देखो असेंबली लैंग्वेज को हम क्यों प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, मैं यहाँ पे कम चीज देता हूँ। ये चीजें रिलेटेबल है, बड़ी बड़ी मजे की चीज है ये। हम असेंबली लैंग्वेज को हमारे A2 के अंदर भी है असेंबली लैंग्वेज, इसको हम क्यों प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। दोबारा बताओ। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। देखो, तुम्हें अगर तुम, बिल्कुल, देखो आजकल वो मेरी दाढ़ी वाड़ी बियर्ड फुल आगे पीछे हो रही है, क्योंकि वो मेरे बार्बर के पास जाने का टाइम नहीं मिल रहा। और मैंने सोचा यार वो ट्रिमर मेरा पुराना वाला खराब हो गया, नया ट्रिमर ले लेता हूँ। अब मैं देख रहा था यार उसके फिलिप्स के आ रहे हैं, तो हिटाची के आ रहे हैं ऑलरेडी। वो मैं ऐसे ही ट्रिमर कर रहा था, वो फोन के पास बैठा हुआ, तो फेसबुक भी मुझे ट्रिमर बेच रहा है, और सब इनके एल्गोरिथम बड़े जबरदस्त चलता है ना। खैर, अब जब मैं ट्रिमर लूंगा तो उसके साथ एक बुक आएगी, उसमें तरह तरह के इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, क्योंकि ये हमारा हार्डवेयर है, ये हमारी चीज है, इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है। अब डिफरेंट तरह की कंपनीज के ट्रिमर के डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। इसी तरह से जब कोई कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बना के देती है ना, तो उस माइक्रो प्रोसेसर को अपने चलाना कैसा है, उसके लिए वो असेंबली लैंग्वेज उसकी उस तरह की होती है। इसीलिए उसको कहते हैं प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली प्रोसेसर को चलाना कैसे, उसका इंस्ट्रक्शन, उसको हदायत है चलाने के, इंस्ट्रक्शन सेट। अब जो असेंबली लैंग्वेज की ऑफ्टन हम कमांड्स देखते हैं ना इस तरह की, अभी हम AS के अंदर देख रहे थे, A2 के अंदर भी तुम देखोगे, जिसमें लिखा हुआ था LDD, ठीक है, 105 एग्जाम्पल के तौर पे। हमें पता है कि यार ये दो पोर्शन के अंदर डिवाइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपकोड कहते हैं, इसको ऑपरेंड। अभी जो LDD है ना, LDX है, ADD ऐड है, CMP कंपेयर है, SUB सब जो भी हम रन करके देख रहे थे, ये सारी कमांड्स के पीछे एक आपके पास फिजिकल हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है, सर्किट्स होते हैं। आप जब ऐड की कमांड रन करते हो ना,
तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उस इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उस लॉजिक इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, उसमें से होके गुजरती हैं दो वैल्यूज, दूसरी तरफ से वैल्यूज निकलकर एक रजिस्टर के अंदर यूं स्टोर हो जाती हैं, तो हम कहते हैं दो वैल्यूज ऐड हो गई, तो जीरोस एंड वंस आपस में ऐड होके, वो जो हम हाफ एडर्स और फुल एडर्स पढ़ रहे होता है। तो बेसिकली दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। और ये एलडीडी के पीछे एक फिजिकल आपके पास सर्किट मौजूद है, एलडीएक्स के पीछे, ऐड के पीछे, सब्ट्रैक्ट के पीछे, कंपेयर के पीछे। तो जितनी तुम कमांड्स यूज कर सकते हो, जो आपके पास इंस्ट्रक्शन टेबल है, जो आपको टेबल है, इसका मतलब प्रोसेसर के अंदर उतनी चीजें पीछे, उतने सर्किट्स बने हुए, समझ रहे हो ना? कुछ कुछ सब चीजें रिलेट हो रही हैं। सो इसका मतलब ये कि opcodes are basically electronic circuits in a processor. तो ये थोड़ी सी मैं ज्यादा डेप्थ में चला गया क्योंकि अगर तुम्हें काम आएगी ये चीज, हालांकि हमारे सिलेबस में इतनी डेप्थ नहीं है, थोड़ी सी समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा जरूरी है। प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट क्यों कहता है? ऑपको टेबल जो कमांड्स है बेसिकली वो आपका सर्किट होती है, क्योंकि रिस्क को समझने में तुम्हें आसानी होगी। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन का मतलब इंस्ट्रक्शंस कम होंगे मेरे पास, सही है? तो मैं अगर एक ऐसा कंप्यूटर बनाता हूं कि जिसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर दो चीजें होती है, ऑपकोड, ऑपरेंड, ठीक है, ये चीज तो हमें पता है, ये आपकी होगी इंस्ट्रक्शन। लेट्स सपोज ये आपकी 32 बिट की है, का साइज 32 बिट है, और मैं यहां पे 8 बिट दे देता हूं ऑपकोड को, बाकी कितने बचे? तो आपने 24 बिट दे दिए ऑपरेंड को। इसका मतलब ये कि आपका ऑपकोड छोटा हो गया ना। ऑपकोड का मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके पास कम हो गई ना, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो गई, तो इसका मतलब ये कि आपका सर्किट भी कम कॉम्प्लेक्स होगा। टेबल आपका छोटा होगा, कमांड्स कम होंगी, कमांड्स कम होने का मतलब आपका सर्किट भी हल्का हो जाए, सही है? प्रोसेसर का ऑपरेंड का साइज बड़ा होने का मतलब ये कि आपके जो रजिस्टर्स हैं उसके अंदर वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, वो बड़े बड़े हो सकते हैं। ट्रेड ऑफ है ना, आपने ऑपरेंड का साइज बड़ा कर दिया, उसके अंदर जो वैल्यूज जो हम लिख रहे थे 503, अब वो 5000, 5 लाख, 5 मिलियन लिख दिया आपने, बड़ी सी वैल्यू लिख दी, वो फिट आ जाएगी इसके अंदर। तो आपका ऑपरेंड का साइज बड़ा हो गया, जिस वैल्यू के ऊपर आपने कमांड रन करनी है वो वैल्यू बड़ी होगी, कमांड आपकी छोटी सी होगी, सर्किट आपका सिंप्लीफाइड हो गया। तो इसके अंदर इसको हम अचीव कैसे करते हैं कि ऑफ्टन जो है ना, ये ज्यादा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट है। इसको मेरे ख्याल में अलग लिखना चाहिए, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट less circuit smaller. I think this is also correct word which I was making, but less wires, simple circuit, कंपैरेटिवली सिंपल। हालांकि ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन एज कंपेयर टू जो दूसरा आर्किटेक्चर है उसके मुकाबले में ये सिंपल होगा। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट क्यों होगा? आप प्रोग्राम को बड़ा कर लोगे, बिगर प्रोग्राम्स। देखो, बिगर प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि आपके पास कमांड्स तो कम है, लेकिन उन कमांड्स को तरह 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 से यूज करके ना तुम सारे काम कर लोगे। मतलब इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, रिस्क वर्सेस सिस्क की। दो ऐसे बंदे हैं, एक बंदा ऐसा है जिसके पास थोड़े से टूल्स हैं, रिस्क नंबर ऑफ टूल्स कम है,
लेकिन है वो भी बड़ा एक्सपर्ट। वो अपने थोड़े से टूल्स को तरह तरह से यूज करके वो भी चीज बना सकता है, काम कर सकता है, अपनी जॉब जो है वो टास्क अचीव कर सकता है। फिर आ जाते हैं सिस्क। सिस्क के पास वो बहुत बड़ा एक जो है ना खजाना है टूल्स का, बड़ा सा उसके पास उसका टूल बॉक्स है। तो वो भी टास्क परफॉर्म करेगा। वो क्या करेगा, उसके पास कोई एक टास्क परफॉर्म करना है ना, एक ही टूल लगाएगा, उससे हल कर लेगा फटाफट। लेकिन रिस्क को क्या होगा, उसी काम को करने के लिए जरा चार पांच टूल घुमा घुमा के लगाने पड़ेंगे, वो भी अचीव कर लेगा। लेकिन उसके लिए उसको टूल्स ज्यादा मतलब बार बार यूज करने पड़ेंगे अपने, वही जो थोड़े से टूल्स हैं। हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इसके पास स्पेशलाइज टूल नहीं है ना, चंद टूल है, उनको आगे पीछे फंसा के चला के वो काम करेगा। तो ये बेसिकली इनके अंदर डिफर करता है। अच्छा, मजे की बात है कि मैं एक अब क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जैसे ये मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो हमारे पास स्मार्टफोन है ऑफ्टन। अब वो खैर चीज थोड़ी नैरो होगी, लेकिन अभी भी इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ये सिस्क होंगे या रिस्क होंगे? ये रिस्क है। ज्यादा हम प्रिसिशन की तरफ जाते हैं हम, इसके अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरेटिवली जो ऑप कोड है छोटा होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, मेमोरी बड़ी बड़ी है, हम प्रोग्राम लंबा कर देते हैं। कि जो सैटेलाइट है या डिस्कवरी या इंजेन्यूटी एक हेलीकॉप्टर बना के उन्होंने मार्स में उड़ाया था, या उनकी डिस्कवरी रोवर थी, या क्यूरोसिटी रोवर थी नासा वालों की, फिर चाइना वालों ने भी रोवर भेजे। अब उसको ना बहुत उसके छोटे 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 बहुत सारे टास्क हैं, लेकिन इतनी दूर अर्थ से मार्स तक का कहते हैं कि कोई डिस्टेंस ही मेरे ख्याल में कोई 25-26 मिनट का डिले है, शायद इससे भी थोड़ा ज्यादा। अगर आप यहाँ से सिग्नल भेजते हो ना मार्स तक, आपने यहाँ से सिग्नल भेजा तो कोई 20-25 मिनट के बाद वहां पे जाके इनिशिएट होगा, फ्रिक्वेंसी इतनी दूर है। तो ऐसे में हम ज्यादा सॉफ्टवेयर को देखो, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम क्या है, स्मार्टफोन के अंदर आए दिन बग आ जाता है, हमारे छोटे से लैपटॉप में छोटे से प्रोग्राम को चलाते हैं हमें हमारे पास बग्स आ जाता है। हम अफोर्ड कर सकते हैं रिस्टार्ट कर दो यार सिस्टम को, चीज को दोबारा चला दो, सही है। लेकिन क्या हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं सैटेलाइट्स के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक इंजीनियर्ड स्पेस या किसी एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी जगह? मोस्टली जो आपके हार्डवेयर डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होता है। तो वहां पे हम ये चाहते हैं कि यार हम प्रोग्राम के ऊपर रिलाय ना करें, सर्किट्स के ऊपर ज्यादा रिलाय करें। एक कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करें, पूरा सर्किट चले और अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर दे, अम्ब्रेला खुल जाए, ठीक है, रोबोटिक आर्म मूव हो जाए, ये वाला काम डिप्लॉय हो जाए, वो वाला काम डिप्लॉय हो जाए। तो ऑफ्टन उसके लिए फिर हम सिस्क आर्किटेक्चर्स को प्रेफर करता है। अच्छा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर तो ये हो गया, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, बिगर प्रोग्राम, स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट, लेस वायर्स, सिंपल सर्किट। इसके अंदर एक चीज ये भी आती है कि अच्छा, एक और मजे की बात है कि हालांकि क्योंकि अब आपका सर्किट सिंपल है, तो इसका जो कंपाइलर है, कंपाइलर टेक्स लेस टाइम। इंस्ट्रक्शन सिंपल है ना, तो कंपाइलर को ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अच्छा, हालांकि प्रोग्राम बड़ा है लेकिन सर्किट सिंपल है, तो कंपाइलर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एज कंपेयर टू दैट, अगर हम सिस्क का जिक्र करते हैं, तो बेटा सिस्क का सबसे पहले हमारे जहन में जो पिक्चर बनती है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सॉरी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। बेटा सबसे पहले हमारे दिमाग में पिक्चर ये बनती है कि इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है ना, उसके अंदर वो काफी बड़ा होगा। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने कोई इसका ऑपरेंड छोटा नहीं किया, ऑपरेंड इसके अंदर छोटा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन जो है, पूरी इंस्ट्रक्शन, इसको भी हम कह देते हैं 32 बिट है, या जानबूझ के इसको 64 बिट कर देता है।
ऐसे तो आजकल हमारे ऑफलाइन कंप्यूटर लैपटॉप भी 64 बिट या 128 बिट आ रहा है। 64 बिट, तो इसके अंदर हम क्या देते हैं कि यार हमने जो है ना 32 बिट्स असाइन कर दिए ऑप कोड को, इसको भी 32 बिट कर दिया। लेकिन 32 बिट का मतलब है 4 बिलियन, 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस, छोटी 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 बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, और आपका ऑपरेंड। तो कंपैरेटिवली आपका बेटा सर्किट क्या होगा? अच्छा, इसको उसी तनाजुर में लिखते हैं क्योंकि हमने इसको उसी तरह से लिखा है कि आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये तो हमने एक जनरल स्टेटमेंट दी थी, ये तो भाई हमारी एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन नीचे हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ये वाले, ये हमारे रिस्क के पॉइंट्स हैं। रिस्क सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, तो भाई वो क्या हो जाएगी? इसका ऑपोजिट बताओ। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट था रिस्क, तो ये हार्डवेयर डिपेंडेंट हो जाएगी। या इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि हम A2 के अंदर आ गए, मोर रिलाय या डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। उसका हमने ऊपर क्या पॉइंट लिखा था? स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट, लार्जर इंस्ट्रक्शन सेट। उसका ऊपर वाला पॉइंट क्या था? लेस वायर सिंपल सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट। उसको हमने ऊपर क्या लिखा था कि फास्ट कंपाइलर, यहां पे होगा कंपाइलर इज कंपैरेटिवली स्लो, स्लो कंपाइलेशन। ठीक है। वन इंस्ट्रक्शन मे नीड टू ब्रेक डाउन इनटू फर्दर सब इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शन को आप रन करोगे तो उसको डिकोड होने में टाइम, स्लो कंपाइलेशन, डिकोडिंग, रिक्वायरमेंट। ठीक है, डिकोड होने में टाइम लगेगा। एक इंस्ट्रक्शन इनिशिएट होगी वहां पे क्यूरोसिटी रोवर के अंदर, तो पहले वो टाइम लेगी 5 मिनट का, फिर उसके बाद वो उसकी चीजें चलना शुरू होंगी, फिर वो मार्स के अंदर जो है वो ड्रिल करेगी, फिर वहां से वो एक सैंपल निकालेगी, फिर उसके ऊपर जो है वो उसके डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रम के थ्रू एनालिसिस करके बताएगी कि यहाँ पे पानी था या नहीं था कभी, जो भी वो जो काम कर रहा है। तो इस तरह से बेटा ये चीज होगी। कुछ पॉइंट्स इसके और भी हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको वो भी निकाल के दे दूं। वैसे फिलहाल इसके ऊपर इतना डिस्कस कर लेना काफी, हम पास्ट पेपर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। स्टेट 4 फीचर दैट आर डिफरेंट फ्रॉम सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर। बेटा देखो 4 नंबर की चीज आ गई, तो जो मैंने 4.8 पॉइंट बन गए थे, अब ज्यादा अच्छी बात है कि वैसे वो 4 पॉइंट बना के लिखो। सर्किट सिंपल होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ज्यादा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, इसके अंदर जो है वो कंपाइलेशन को टाइम ज्यादा लगता है, उसमें कम लगता है। ज्यादा अच्छी बात है कि आप मोटे मोटे बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट बना के, ये जो 4 पॉइंट है ना, चारों चारों पॉइंट लिखो, ये वाला। सही है ना? तो मुझे अंदाजा था क्योंकि 4 से ज्यादा का इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आता, तो मैंने इसलिए आपको 4 पॉइंट से लिखा है। कुछ इसके और पॉइंट्स भी बनता है, एहतियातन मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, रिस्क सिस्क, बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तुम खुद से? पेज नंबर 88 के ऊपर है। मंदेशा.com पे A2 के अंदर जाके चैप्टर 15 को डाउनलोड करना है, उसका पेज नंबर 88। बेटा ये आज रात को घर जाके सॉल्व करना है आपको, खुद जिम्मेदारी के साथ। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, मार्किंग स्कीम खुल गई तो उसी को देख लेते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, देखो बेटा इसमें एक चीज और आ गई, एक और फीचर आ गया। बिल्कुल बेटा, जो आपका रिस्क है वो ज्यादा, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, इसलिए वो ज्यादा जनरल पर्पस रजिस्टर्स को यूज करेगा ताकि उसी टूल को तरह 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 से यूज कर सके। तो मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो है वो आपके रिस्क आर्किटेक्चर, इसके अंदर ये पॉइंट ऐड कर लेता है।
ठीक है, यूज ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। क्योंकि सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। क्यों के है सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट? बेटा ऑफ कोर्स एड्रेसिंग मोड ज्यादा किसमें होंगे? सिस्क में, क्योंकि उसका ऑपकोड बड़ा है। सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट किसका होगा? तो बच्चों वाली बात होगी ना, रिस्क का होगा। चलो जी, ये तो बहुत सिंपल हो गया, हमने जनरल पर्पस रजिस्टर को भी डिस्कस कर लिया। बेटा कुछ और चीजें भी आ गई। हैज अ सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट, ऑफ कोर्स रिस्क। एम्फेसिस इज मोर ऑन हार्डवेयर देन बेटा सॉफ्टवेयर। सिस्क अभी हमने डिस्कस कर लिया। It makes extensive use of general purpose register, risk. Many instruction formats are available. Sys. इससे ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो सिस्क और रिस्क के लिए इतना चल लेना काफी है, लेकिन हमारे बेटा जहन में हमने इसको किस लेवल पे जाके ब्रेनस्टॉर्म किया, हमने इसको इंस्ट्रक्शन लेवल तक डिटेल में जाके समझा, सर्किट लेवल पे जाके समझा। तो उसको याद रखिएगा, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके बड़ा काम आएगा कि सिस्क और रिस्क जो आपके पिक और एटमेगा जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जो ड्रोन वाले, आप ड्रोन बनाते हो और रोबोटिक्स पे काम करते हो, सारे सिस्क बेस्ड होता है। और जो आपके माइक्रो प्रोसेसर चिपसेट्स जिसके ऊपर आप एप्लीकेशंस वगैरह को रन करते हो ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ, वो आपकी रिस्क होती है। तो वो आगे जाके इंशाल्लाह चीजें काम आएंगी आपके। ऑलराइट, तो बेटा लास्ट एक क्वेश्चन मुझे करवाना था जिसका ताल्लुक पाइपलाइनिंग के साथ था। पाइपलाइनिंग में ये होता है, मैं जल्दी से एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग होती है रिस्क कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, सिस्क के अंदर पाइपलाइनिंग नहीं होगी, वो उसको बनाया ही नहीं गया पाइपलाइनिंग के लिए। सही है, तो रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर पाइपलाइनिंग होगी। और अब हम जो है वो पाइपलाइनिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं, फिर हम बेटा देखो यहाँ पे एक हमारे पास, मैं एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ थोड़ा डिफरेंट वाला, ताकि उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। बेटा यहाँ पे देखो, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिर हम पाइपलाइनिंग का जिक्र भी करते हैं, आगे इसी की कंटिन्यूशन के अंदर ही क्वेश्चन है। बेटा ऑल आइज हियर, अबैद यार, हमारे पास उसने बोला है कि टू इंस्ट्रक्शंस डी फॉलोज फॉलोड बाय ई, पहले इंस्ट्रक्शन डी आएगी फिर ए आएगी, आर फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड ई इन द इनकम्प्लीट टेबल शो, इनकम्प्लीट टेबल के अंदर नीचे शो की गई है टाइम इंटरवल 2 के ऊपर। डी के बाद ई आई है, तो पहले कौन सी आई होगी? डी आई होगी। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना है। देखो हमजा, अहमद, फातिमा और रेहान और बेटा सारे बच्चे, हर एक इंस्ट्रक्शन को कितनी स्टेजेस चाहिए कंप्लीट होने के लिए? यहाँ पे 5 चाहिए। बेटा ये देखो, ये 1 2 3 4 5 ये फिजिकल स्टेजेस है जिसमें से होकर गुजरना है हर इंस्ट्रक्शन को। ये इंटरवल्स है हमारे पास, किसी एक टाइम में ये एक स्टेज है हमारे पास फेच इंस्ट्रक्शन, जिसका ये एक हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर है जिसका काम है फेच करना। फिर कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, ये देखो एक हार्डवेयर लगा है फेच करने वाला, ठीक है, रजिस्टर को डिकोड करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, ऑपरेंड फेच वाला और फिर राइट बैक वाला, ठीक है। ये 5 हमारे पास स्टेशंस बने हुए। तो पहले स्टेशन के ऊपर चला गया डी। डी जब चला जाएगा अगले स्टेशन पे, तो स्टेशन 1 जो हमारा फेच इंस्ट्रक्शन वाला था, जो स्टेज थी, वो हो जाएगी फ्री। उसमें हम क्या करेंगे, हम ई को फेच कर लेंगे। अच्छा, अब डी जो है वो एक यहां से इस जगह से इस जगह से इस जगह पर आ गई, अगले वाले लेवल पर आ गई, तो जो पिछली वाली स्टेज है वो फ्री है, तो वहां पर आ जाएगा आपके पास ई। अगर इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास तीसरी सेक्शन होती तो वो भी फेच हो जाती, अभी फिलहाल तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो बेटा डी ऐसे ऐसे चल के खत्म हो जाएगा, ई हमारे पास ऐसे ऐसे चलता हुआ यहाँ पे खत्म हो जाएगा 6 इंटरवल के ऊपर आपके पास। अगर हम यहाँ पे, बड़ा कॉमन सा सवाल है कि अगर 2 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को 5 स्टेजेस चाहिए, अगर यहाँ पे हम पाइपलाइनिंग में काम नहीं कर रहे तो कितने स्टेप लगते हैं? इंटरवल्स 10 लगते हैं हमें। पहले ये डी कंप्लीट होता है, फिर छठे इंटरवल के ऊपर हम ई को फेच करते हैं, सही है। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होने के बाद डी कोड हो रही है, डी कोड होने के बाद एग्जीक्यूट पे जा रही है, दूसरी वाली उस वक्त डी कोड होना शुरू हो गई।
अब देखो पाइपलाइनिंग के अंदर ना, पैरेलल के अंदर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होने के लिए इनका इंस्ट्रक्शंस का इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। मैंने भी क्या बोला, क्या होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। अगर ये डिपेंडेंट होती है ना, यहाँ पे मसला हो जाता। अब वो डिपेंडेबिलिटी हम जरा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर पाइपलाइनिंग होती है। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑपकोड और ऑपरेंड दिया हुआ है। इसको थोड़ा पढ़ के समझो कि वो क्या क्या रहा है। वो कह रहा है कि भाई आपके पास कोई इस तरह का सीन होगा कि अगर ऐड की कमांड चलेगी, एक मिसाल दे देता हूं। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक रजिस्टर है R4 मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे है R5 और यहाँ पे है R6, और आपके पास R5 के अंदर वैल्यू मौजूद है 2 और R6 के अंदर आपका वैल्यू मौजूद है 3, तो R4 के अंदर क्या स्टोर होगा? 3 + 2। अच्छा अब देखो, जब ये सेक्शन चलेगी ना, ये फेच होगी, डिकोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो 2 + 3 होके 5 होगा, राइट बैक होगा, फिर स्टोर होगा। पूरी इंस्ट्रक्शन जब 5 स्टेजेस में से गुजरेगी ना, गुजरने के बाद फिर आपके पास R4 के अंदर आएगा 5। सही है, ये सीन है। अब यहां पे देखो ये हो रहा है कि आपने, उसने ये चीज आपको समझा दी। नीचे कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन फेच हुई है R3, R2, R1। फेच होने के बाद अगर हम पाइपलाइनिंग कर रहे हैं, जब ये इंस्ट्रक्शन तुम्हारी फेच होने के बाद डिकोड पे जाएगी, तो क्या हम इसको फेच कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो R3 ये तब अपडेट होगा जब R2 और R1, जब ये पूरी इंस्ट्रक्शन डिकोड होके एग्जीक्यूट होके स्टोर हो जाएगी उस्मान, तो R1 और R2 की वैल्यू ऐड होने के बाद फिर R3 में अपडेट होगी। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ना तुम्हारी, अगर मैं इसको कह देता हूं कि यार ये मेरी इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज है D और ये मेरी इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज अगर E है, तो यहां पे D फैच होके डिकोड होके एग्जीक्यूट होके राइट बैक होके जब स्टोर होगी, तो उसके बाद मुझे ई को फेच करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि R3 यहाँ पे अपडेट होने के बाद फिर इसको अपडेट वाला मिलना चाहिए, वरना अगर हमने डी के साथ ई को ही फेच कर लिया, अगर हमने ये वाला काम कर लिया यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर, तो इसको R3 कौन सा मिलेगा? पुराना वाला कोई और मिलेगा, अपडेट वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वाली इंस्ट्रक्शन तो भी कंप्लीट ही नहीं हुई ना, इसने तो भी R3 को अपडेट ही नहीं किया था, आपने इसको भी साथ में उठा लिया। समझ रहे हो? बिकॉज हेयर द रजिस्टर R3 डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, hence the pipelining will going to produce false results. So yeah, so here the first instruction has to be completed before the second instruction is fetched, because of R3 is depend सर on the first instruction. Yes बेटा, सर ये वाली बात दोबारा रिपीट कर देंगे एक दफा। देखो बेटा R3 यहाँ पे इस जगह पे ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। R3 तब अपडेट होगा जब ये वाली इंस्ट्रक्शन फैच होके डिकोड होके एग्जीक्यूट होके स्टोर हो जाएगी। मतलब R2 के रिजल्ट्स है, जब इसके अंदर अपडेट हो जाएंगे तब। बेटा अगर ये जो डी इंस्ट्रक्शन है ना, डी, तो इसको मैंने डी के तौर पे इलामती तरतीब ले लिया। ये पूरा सेक्शन, इसको पहले समझो, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पूरा काम होगा ना, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, इनका फेच होना, इनका डिकोड होना, इनका एग्जीक्यूट होना, स्टोर होकर डेस्टिनेशन के ऊपर अपडेट होना, तो यहाँ पर R1 R2 इनकी जो भी फेच होंगी, फेच होने के बाद डिकोड होके, डिकोड होने का मतलब किसी हमें ऐड करना है, ऐड की कमांड है, एग्जीक्यूट होंगी, एडिशन परफॉर्म होगी, फिर राइट बैक होगा, R3 के अंदर रिजल्ट स्टोर होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे इस सिचुएशन में आपको ये वाला सीन चाहिए होगा कि डी जो है आपके पास फेच हो, ठीक है, उसके रजिस्टर्स फेच हो, एग्जीक्यूट हो, अपेंड फेच, राइट बैक रिजल्ट्स वगैरह हो, उसके बाद फिर आप ई को उठाओ। अगर आपने ई को साथ उठा लिया
यहाँ पर ई को साथ ले गए, तो इसका मतलब है कि डी तो तुम्हारी पूरी अभी चली नहीं थी, यहाँ पे वो तो फिफ्थ इंटरवल के ऊपर कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका R3 नीचे क्योंकि आप यूज कर रहे हो इस जगह पे, और ये यहाँ पे डिपेंड कर रहा है अभी इस जगह पे मौजूद है, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो इनकरेक्ट आएंगे, क्योंकि इमीडिएट जो उसके बाद इंस्ट्रक्शन आ रही है उसके अंदर जो R3 हमारे पास रजिस्टर है वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन अपने रिजल्ट्स को कंप्लीट करेगी, फिर हम नीचे वाले इंस्ट्रक्शन के अंदर R3 को फेच करेंगे। मेक सेंस? होपफुली। बेटा इसको दोबारा थोड़ा स्टडी कर लेना, ये वाली चीज थोड़ी टेढ़ी है, मैंने तभी इसको क्लास में भी करवाया। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई पाइपलाइनिंग फेल्स फॉर द फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शन, बिकॉज the register R3 is in the second instruction and it depends on the first instruction to completely decode and execute first. ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे पाइपलाइनिंग यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन के लिए आप पाइपलाइनिंग नहीं करोगे, इंटेलिजेंट कंपाइलर चाहिए यहाँ पर। चलेंगे बेटा, देखो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। बेटा रिस्क और सिस्क हमने बहुत थॉरली डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और हमने पाइपलाइनिंग को डिस्कस कर लिया, हमने जो पैरेलल प्रोसेसिंग के आर्किटेक्चर्स थे उनको डिस्कस कर लिया। अब जो हमारे पास ओनली आई थिंक जो रिमेनिंग चंक है ना हार्डवेयर में से, वो जेके फ्लिप फ्लॉप रहता है।